दोस्तों नमस्कार। तो आज आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मुकुल गुरु क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो उम्मीद करते हैं आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। टॉपिक इतना महत्वपूर्ण होने वाला है कि अभी तक आपके मन में जो संशय रहा है कि यूपी टीजीटी जो पीजीटी परीक्षा है 2026 उसमें जो सामान्य ज्ञान जोड़ दिया गया है, जनरल नॉलेज जोड़ दिया गया है, उसको लेकर कैसे तैयारी करें, उसमें सिलेबस में कौन कौन से पॉइंट्स रखे गए हैं, कैसे उसको हम कंप्लीट करें, इन सभी मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो एक एक पॉइंट्स पे पूरा डिटेल्स हम बताएंगे क्या क्या सिलेबस में रखा गया है। क्योंकि सिलेबस अगर आप देखेंगे जीएस का तो उसमें बहुत से शॉर्ट में दिया गया है कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, बट यहाँ मैं आपको बताऊँगा, उसको डिटेल्स में बताऊँगा कि कैसे आपको तैयारी करनी है और क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहेंगे। बने रहने में ही आपका फ़ायदा है। क्यों? रीज़न क्या है कि अभी तक सिलेबस की जितनी भी आपकी प्रॉब्लम थी आज के इस वीडियो में वो दूर हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो सकती है, क्योंकि सिलेबस भी आपका बड़ा है। तो ये जो आपको थंबनेल पे दिख रहा है कि यूपी टीजीटी 2026, ठीक है ना, सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज को जोड़ा गया है। तो उसमें क्या क्या टॉपिक्स दिया गया है, तो अगर आप देखेंगे यूनिट फर्स्ट, क्या देखेंगे? यूनिट फर्स्ट। तो यूनिट फर्स्ट में देखेंगे तो करंट अफेयर्स को जोड़ा गया है। तो करंट अफेयर्स जब आप पढ़ेंगे तो करंट अफेयर के बहुत सारे मैगजीन्स आती है, ठीक है, लेकिन उस करंट अफेयर्स में बिल्कुल क्लियरली डिफाइन किया गया है, परिभाषित किया गया है कि क्या सिलेबस में रखा गया है, क्या आपको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। सबसे बड़ी बात यही होती है क्या पढ़ें और क्या न पढ़ें। तो इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको आप ध्यान से देखिएगा। अगर उम्मीद करता हूँ कि अगर आप पेन और कापी लेके साथ बैठेंगे तो सिलेबस आपका अच्छे टाइम से कंप्लीट हो जाएगा और कहीं से अन्यत्र स्थान से सिलेबस को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, तो पहला ही हमारा पॉइंट्स क्या है कि जो सम राज्य से रिलेटेड है, राष्ट्रीय है और जो अंतर्राष्ट्रीय है, क्या समसामयिक घटनाएं, उससे प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। तो प्रश्न तो पूछे ही जाएंगे, लेकिन ये भी देखना होता है कि वो किस लेवल के पूछे जाएंगे। अब यहाँ भी जो आपके राज्य से रिलेटेड है, राष्ट्रीय है, अंतर्राष्ट्रीय है और सामयिक घटनाएं से रिलेटेड बच्चों, ठीक है। तो साथियों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि इनमें क्या क्या चीज़ें रखी गई हैं। तो थोड़ा सा ध्यान देने की आपको ज़रूरत है, ठीक है। आसानी से चीज़ें अभी कंप्लीट होंगी। आप देखेंगे बहुत ही सरल शब्दों में, बहुत ही सरल पॉइंट्स में आपने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो महत्वपूर्ण क्षेत्र में साथियों क्या क्या चीज़ें हैं, तो राष्ट्रीय योजनाएं और कार्यक्रम। क्या है? राष्ट्रीय योजनाएं और कार्यक्रम। तो वो चाहे राष्ट्रीय योजनाएं कार्यक्रम है, ठीक है, इससे रिलेटेड पूछे जाएंगे। नई शिक्षा नीति, इस पे विशेष फोकस रहेगा। लगभग 2 से 3 क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं अब लगभग सभी परीक्षाओं में। और उसके बाद आप देखेंगे G20 को रखा गया है, ब्रिक्स को रखा गया है और SCO को रखा गया है। तो ये आपके सिलेबस का पार्ट बने हैं, जीएस में इसको जोड़ा गया है। गवर्नमेंट चाहती है कि कोई भी टीचर्स वो वेल अपडेटेड हो, अप टू डेट हो, उसको सब्जेक्टिव नॉलेज के साथ साथ समसामयिक घटनाओं का भी नॉलेज हो, देश की भी जानकारी हो, राज्य में क्या चल रहा है, गवर्नमेंट की क्या योजनाएं चल रही हैं, उसके बारे में भी उसको जानकारी होनी चाहिए। और फिर आप देखेंगे भारत के प्रमुख मिशन कौन कौन से रहे हैं, ठीक है। अब इसमें पढ़ना क्या क्या होगा, जैसे मिशन कौन है, कब लॉन्च किया गया है, किसके लिए बनाया गया है, इसका उद्देश्य क्या है, इन सब सारी चीज़ों के ऊपर चर्चाएं की जाएंगी, ठीक है। तो ये भारत के प्रमुख मिशन हो गए। थोड़ा सा स्लाइड्स को हम ऊपर करेंगे। भारत के प्रमुख मिशन के बाद विज्ञान एवं अंतरिक्ष उपलब्धियाँ। क्या है? विज्ञान और अंतरिक्ष की उपलब्धियाँ हैं। जो साइंस एंड स्पेस है उसका जो अचीवमेंट्स है उसके बारे में आपको पढ़ना है। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड पढ़ना है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में पढ़ना है। इससे लगभग 1 क्वेश्चन आपको हमेशा मिल जाएगा, 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक्स है। अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि तैयारी का इसका तरीका क्या है, बेस्ट वे क्या है, किसके माध्यम से आप तैयारी आसानी से कर सकते हैं। तो अगर तैयारी का बेस्ट तरीका हमसे आप पूछ रहे हैं या मैं आपको बता दूं, ईमानदारी से बता दूं, तो वो होता है कि 10 से 12 माह के करंट अफेयर को आप अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। उनमें कुछ चीज़ें होती हैं विशेष होती हैं, कुछ चीज़ें नॉर्मल होती हैं। तो वो
क्लास ऑनलाइन जब आप जुड़ेंगे, चैनल पे जुड़ेंगे, तो वो सारी चीज़ें आपको उसमें क्लास में बता दी जाएंगी। ठीक है, चलिए अब इसमें सरकारी योजनाएं इंपॉर्टेंट होती हैं और जो प्रमुख पुरस्कार और सम्मान है वो भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब उसके बाद हम देखेंगे चर्चित व्यक्तित्व क्या है। क्या है चर्चित व्यक्तित्व? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इससे भी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं चर्चित व्यक्तित्व से। अब जैसे आप देखेंगे राष्ट्रपति, अब राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि इनका निर्वाचन कैसे होता है, इनको अधिकार क्या क्या मिले हैं, ठीक है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, इनके लिए प्रोविज़न क्या क्या दिए गए हैं, पूरा का पूरा आपको कंप्लीट करना है। मैं सबके लिए जितने भी टॉपिक्स इसमें दिए गए हैं सबके लिए सेपरेट वीडियो लाऊंगा, एक एक वीडियो लाऊंगा ताकि आपकी तैयारी आसानी से कंप्लीट हो। ठीक, जीएस को लेकर तो आपको कोई शंका ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब आप जुड़ गए हैं मुकुल गुरु क्लासेस के साथ, तो जीएस के जितने भी टॉपिक्स हैं वो हमारे एक एक वीडियो में हम सभी कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे और बिल्कुल प्रमाणित तथ्य के आधार पे, और प्रयास किया जाएगा कि जो भी डेटा आपके सामने प्रेजेंट किया जाए वो कैसा होना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए। तो सेम कंडीशन होगी आपकी उपराष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, राज्यपाल के लिए और मुख्यमंत्री के लिए। चलिए अब इसमें देखिए चर्चित व्यक्तित्व में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस। और देखिए चीफ जस्टिस जैसे आप पढ़ रहे हैं तो उसमें कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कुछ हाईलाइटेड होता है। ठीक है, अभी इसका प्रेजेंट टाइम में आप देख लेते हैं, देखेंगे तो CJP इसका एग्जाम्पल है, कॉकरोच जनता पार्टी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा युवाओं को कॉकरोच बोल दिया गया, तो जाके इतना सारा बवाल हो गया है। तो ऐसे बहुत सारे चर्चित मुद्दे होते हैं जो चीफ जस्टिस होते हैं, हाईलाइटेड होते हैं, तो उनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर उसके बाद देखेंगे कि नोबेल जो पुरस्कार विजेता हैं, क्या है नोबेल पुरस्कार विजेता। बच्चों एकदम ध्यान से देखिए, एकदम नोट करते जाइए, एक एक पॉइंट्स को नोट करते जाइए, फिर आपको सिलेबस के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ। आगे आप देखेंगे और भी इसको अच्छे तरीके से बनाया गया है। ठीक, पद्म पुरस्कार विजेता। ठीक है, अब ये किसमें कौन कौन से फील्ड्स में आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। वैसे तो जितना भी पॉइंट्स इसमें लिखा गया है सब आपके सिलेबस का पार्ट है, लेकिन ज़्यादातर क्या देखना है, साहित्य में हो गया, विज्ञान में हो गया, और खेल जगत के प्रसिद्ध व्यक्ति कौन कौन से हैं। ठीक है, इससे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। चलिए अगला, अब खेल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है, क्योंकि सिलेबस में रखा गया है तो इम्पॉर्टेंट ही होगा, ऐसा नहीं है कि बिना सोचे समझे उसको रख दिया गया है। तो खेल में आप देखेंगे ओलंपिक, एशियाई खेल, कॉमनवेल्थ गेम। ये कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को बहुत बड़ी उपलब्धि मिली है। बहुत सारे हमारे जो प्लेयर्स गए थे, जो हमारे खिलाड़ी गए थे, उन्होंने बहुत सारे मेडल्स को जीता है, अपने देश का नाम रोशन किया है। ठीक है, क्रिकेट में हम तो बादशाह बने ही बैठे हैं। ठीक है, क्रिकेट में अगर देखा जाए तो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा किसी गेम को पसंद किया जाता है तो कौन सा है, क्रिकेट है। ठीक, तो इससे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको तैयार करना है। और एक एक जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स है तो इस पर एक सेपरेट वीडियो आएगी, क्रिकेट पे आएगी, हॉकी पे आएगी, बिल्कुल करंट मुद्दे जितने भी हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं उसको वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा। फिर उसके बाद फुटबॉल है, बैडमिंटन है, शतरंज है और खेल पुरस्कार है। जितने भी खेल हैं ये देखना पड़ेगा आपको कि कौन सा पुरस्कार किस खेल से संबंधित है, किसको दिया गया है और उसकी राशि कितनी है, कब शुरू किया गया है। तो जब इस प्रकार से हम तैयारी करेंगे तो जीएस का कोई भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। ठीक है, तो जितना भी उसमें हम क्वेश्चन मार्क ले जाएं, क्या ले जाएं, क्वेश्चन मार्क ले जाएं, और उसके सभी पहलुओं पर ध्यान दें कि ऐसा क्यों है, कब लॉन्च किया गया है, तो आसानी से बहुत सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें आप देखेंगे जो प्रमुख स्टेडियम है, क्या है प्रमुख स्टेडियम, तो ये तो हो गया आपके खेल से रिलेटेड। अब आप जाइए यूनिट सेकंड पे, क्या है यूनिट सेकंड। तो ये जो यूनिट सेकंड है भारतीय इतिहास का, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए कहीं पे, इसको 5 स्टार आप रेटिंग दे लीजिए, 5 स्टार। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भारतीय इतिहास। तो भारतीय इतिहास को आप देखेंगे 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। एक होगा आपका एंशिएंट, दूसरा होगा मेडाइवल और तीसरा होगा आपका मॉडर्न। तो पहले हम देखेंगे प्राचीन भारत, क्या देखेंगे, प्राचीन भारत। तो जब आप प्राचीन भारत में देखेंगे तो उसमें पहला ही होता है सिंधु घाटी सभ्यता।
अब सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, मैं एक ही वीडियो में, सेपरेट वीडियो में कंप्लीट करने का प्रयास करूँगा। वो वीडियो बहुत जल्द आने वाली है, बस आपको वेट करना है, ठीक है। उसमें आप देखेंगे सभी टॉपिक्स को कंप्लीट किया जाएगा, कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो छूट जाए। फिर जैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता कंप्लीट होगी, हम बात करेंगे वैदिक काल पे। वैदिक काल हमने कंप्लीट किया तो महाजनपद पे बात करेंगे। महाजनपद हमारा कंप्लीट होगा तो मौर्य साम्राज्य पे बात करेंगे। मौर्य साम्राज्य को कंप्लीट करने के बाद हम किस पे पहुंचेंगे? गुप्त काल पे। तो जैसे सिलेबस में दिया गया है, सेम उसी टॉपिक से हम वीडियो आपको लाएंगे और आपकी तैयारी को वहाँ तक ले जाएंगे जिस लेवल से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। तो अब यहाँ देखेंगे दिल्ली सल्तनत। क्या देखेंगे? दिल्ली सल्तनत किसमें? मध्यकालीन भारत में। तो जब मध्यकालीन भारत की स्टार्ट होती है कहाँ से? दिल्ली सल्तनत से। अब उसके बाद मुग़ल साम्राज्य क्या है, फिर उसको देखेंगे भक्ति और सूफी आंदोलन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। जैसे ही हम मध्यकालीन भारत को कंप्लीट करेंगे, हम पहुँचेंगे आधुनिक भारत पे, क्योंकि आधुनिक भारत से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि मध्यकालीन भारत पे ध्यान कम दिया जा रहा है। तो जब आधुनिक भारत को आप देखेंगे तो सबसे पहले देखेंगे जो यूरोपीय कंपनियां हैं भारत में, जिनका आगमन हुआ है, कब हुआ है, कैसे हुआ है, किस पर्पज़ से आए हैं, कहाँ पहले पहुँचे हैं, कौन बाद में है, ठीक है। उस पर हम बातचीत करेंगे वीडियो के माध्यम से, टॉपिक टू टॉपिक। जो भी आपको पॉइंट्स मिलेगा, जो भी आपको वीडियोस मिलेगी, जो भी आपको कंटेंट मिलेंगे, टू द पॉइंट्स मिलेंगे। कहीं से भी कोई भी लेकनेस नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये नहीं होगा कि आपका सिलेबस कवर नहीं हो रहा है या जो कंटेंट आपको दिए जा रहे हैं वो लेवल के नहीं हैं, ठीक। तो उसके बाद जैसे ही हमने कंप्लीट किया यूरोपियन कंपनियों का, तो उसके बाद 1857 की क्रांति पे हम बातचीत करेंगे। 1857 की क्रांति में जैसे नॉर्मली अगर हम बात करते हैं तो उसको क्या माना जाता है? सैन्य विद्रोह माना जाता है, ठीक है ना। या उसमें एक ही नाम आता है मंगल पांडे का। तो उसके एक ही नहीं है, मल्टीपल रीजन्स हैं जो हम वीडियो के माध्यम से, क्लास के माध्यम से आपको बताएंगे, ठीक। फिर जैसे ही हमारा 1857 की क्रांति कंप्लीट होगी, उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, क्योंकि हम मॉडर्न इंडिया पढ़ रहे हैं, आधुनिक भारत पढ़ रहे हैं, तो 1857 की क्रांति को दो परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है, ठीक है। जैसे अगर किसी फॉरेनर के बारे में आप पढ़ेंगे, फॉरेनर की किताबें पढ़ेंगे, तो उसमें मिलेगा ये सैन्य विद्रोह है, ठीक है ना। अगर किसी भारतीय इतिहासकार की किताबें पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा कि स्वतंत्रता की पहली लड़ाई माना गया है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है तो वहाँ से हमारा मॉडर्न इंडिया स्टार्ट हो जाता है। फिर क्या है? स्वतंत्रता आंदोलन है। क्या है? स्वतंत्रता आंदोलन। तो जितना हम टॉपिक को कनेक्ट कर पाएंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा और आपकी तैयारी बेहतर होगी। तो प्रयास करेंगे हर टॉपिक को कनेक्ट करने का, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो गया, स्वतंत्रता आंदोलन हो गया। उसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन के बाद गांधी युग है। क्या है? गांधी युग है। तो आप देखेंगे कि इस सिलेबस में जितने भी पॉइंट्स रखे गए हैं, क्या रखे गए हैं? एक दूसरे से कनेक्ट करके रखे गए हैं, तो किसी चीज़ को अभी स्किप नहीं कर सकते हैं। फिर गांधी युग जैसे ही आपका समाप्त होता है, फिर वहाँ से स्टार्ट होता है संविधान निर्माण की प्रक्रिया, ठीक है। क्या स्टार्ट होता है? संविधान निर्माण की प्रक्रिया। उसके बाद अब आ जाइए भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था। ये भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था। अब इसके लिए आप सोचें कि हम एम लक्ष्मीकांत उठा लें, किसी बड़ी कोचिंग के नोट्स उठा लें, बहुत बड़ी बड़ी किताबें पढ़ लें, तो ऐसा मानना बिल्कुल आपका गलत है, ये मूर्खता होगी, ठीक है। आप देखेंगे जो LT ग्रेड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत डीप लेवल के नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। बट इस समय पैटर्न बदल गया है, अब क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो बदल गया है, बहुत डीप में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए तैयारी का लेवल भी आपका क्या होना चाहिए? डीप में होना चाहिए। चलिए, तो भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, तो इसमें आप देखेंगे प्यारे बच्चों क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी हैं। तो पहला ही होता है संविधान की प्रस्तावना। तो पहले हम संविधान की विशेषताएं पढ़ेंगे, फिर उसकी प्रस्तावना पढ़ेंगे। प्रस्तावना से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे प्रस्तावना में कुछ शब्द बाद में जोड़े गए हैं, ठीक है। अब उसमें हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे, मौलिक अधिकार पढ़ेंगे। अगर भारतीय संविधान हमको मौलिक अधिकार प्रदान करता है,
तो उसके साथ साथ कुछ मौलिक कर्तव्य भी होते हैं जो हमको आपको मिले हैं, हमारी आपकी जिम्मेदारी होती है, ये नैतिक कर्तव्य होता है कि हम उसको पालन करें। फिर जैसे ही मौलिक कर्तव्य को हम लोग कंप्लीट करेंगे उसके बाद पहुंचेंगे नीति निर्देशक तत्व पे। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व पे जितने टॉपिक्स उतनी वीडियो और उतने कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। फिर जैसे ही नीति निर्देशक तत्व आपका कंप्लीट होगा, दैट मीन्स उसको कहते हैं DPSP। क्या कहते हैं? DPSP। उसके बाद हम पहुंचेंगे संसद में। ठीक है, अभी प्रदर्शन के माध्यम से बहुत सारे प्रदर्शनकारी संसद पहुंच गए, लेकिन हम उस तरीके से नहीं पहुंचेंगे, हम टॉपिक से पहुंचेंगे, ईमानदारी से पहुंचेंगे, ताकि हमारा पूरा संसद कंप्लीट हो जाए, उससे भी क्वेश्चन छूटने वाला ना हो। तो संसद हमने कंप्लीट किया मान लीजिए, तो हम पहुंचेंगे राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति का सेगमेंट जैसे ही कंप्लीट होगा तो हम प्रधानमंत्री को टारगेट करेंगे। तो प्रधानमंत्री से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते हैं हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। फिर जैसे ही हमारा प्रधानमंत्री का टॉपिक कंप्लीट होता है, प्यारे बच्चों, हम पहुंचेंगे सर्वोच्च न्यायालय पे। सर्वोच्च न्यायालय दैट मीन सुप्रीम कोर्ट पे। फिर सर्वोच्च न्यायालय के बाद हम कहाँ पहुंचेंगे? निर्वाचन आयोग पे, इलेक्शन कमीशन पे। तो अभी इस सरकार में आप देखेंगे, इस टाइम पे देखेंगे कुछ दिन पहले, तो ये जो निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन, ये बहुत ही विवादित रहा है। बहुत सारे पॉइंट इसमें मिले हैं, लेकिन आपको विवादों में नहीं पड़ना है, आपको अपनी तैयारी को कंप्लीट करना है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि निर्वाचन आयोग हमने कंप्लीट कर लिया है। ये अभी हम सिलेबस लेके चल रहे हैं आपको। ठीक है, अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। तो जैसे हम निर्वाचन आयोग को कंप्लीट करेंगे, फिर आएगी हमारी वीडियो पंचायती राज पे। ये आपका सिलेबस है, मैं प्लान भी बताते चल रहा हूँ कि कैसे आपको पढ़ना है, कौन कौन सी आपको टॉपिक्स मिलेगी। ठीक है, तो अभी तक अगर आपको सिलेबस समझ में आया हो, कुछ पॉइंट समझ में आया हो, वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लाइक ज़रूर करिएगा। अगर लाइक कर रहे हैं दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर कहीं से भी लगता है कि ये वीडियो हमारे लिए रेलेवेंट है, उपयोगी है, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक, चलिए, शिक्षा का अधिकार, RTE, ठीक है, राइट टू एजुकेशन। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जो बच्चों के द्वारा गलत कर दिए जाते हैं। रीज़न ये होता है कि कंसेप्ट आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है। ठीक, तो यहाँ पे शिक्षा का अधिकार हो जाएगा। फिर उसमें देखेंगे 73वां और 74वां संविधान संशोधन क्या है, उसके बारे में स्पेशली पढ़ना है। तो मेरी जो वीडियो आएगी, मेरा जो टॉपिक होगा, एक बार 73वां संविधान संशोधन होगा और उसके बाद 74वें संविधान संशोधन पे एक वीडियो आएगी, जिसके माध्यम से सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। क्लियर, यहाँ तक हो गया? एक बार थंबनेल कर दीजिए, फट से आप थंब करिए, लाइक करिए, उसके बाद हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब हम देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी में ज़्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं, जैसे नेशनल इनकम से पूछे जाते हैं, GDP और GNP क्या है, मुद्रास्फीति क्या है, बेरोजगारी क्या है, बट इससे नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके थोड़ा सा कम होते हैं। ठीक है, तो इस पर बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये मान लीजिए आपकी कितने टॉपिक हैं, 1, 2, 3 और 4 हैं, तो 4 वीडियो में उसको मैं कंप्लीट कर दूंगा। लगभग एक वीडियो जो होगी 1 घंटे की होगी, पूरा राष्ट्रीय आय को कंप्लीट करने में। ठीक, फिर उसमें देखेंगे बैंकिंग, RBI, बजट, कर प्रणाली। अब उसके बाद देखेंगे हम नीति आयोग। नीति आयोग क्या था? पहले प्लानिंग कमीशन था, 2014-15 में इसको बदल के क्या कर दिया है, नीति आयोग कर दिया गया है। फिर उसके बाद पंचवर्षीय योजनाओं का हम इतिहास पढ़ेंगे कि पंचवर्षीय जो योजनाएं भारत में बनाई जाती हैं उसका क्या इतिहास रहा है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक सर्वे क्या कह रहा है, क्या जानकारी हमको दे रहा है, और उनमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है हमारे टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए या TGT PGT के लिए। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप समझ पा रहे हैं, वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है, तो अभी लास्ट तक और भी आपको मज़ा आएगा, क्योंकि अभी और भी सारे टॉपिक्स हैं जो आपसे बातचीत करने हैं, सिलेबस में आपको लिखना है। ठीक है, थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं, हम देखते हैं वो कौन सा हमारा अगला टॉपिक है। तो भारतीय इतिहास कर लिया, भारतीय अर्थव्यवस्था कर लिया, अब हम बात करने जा रहे हैं भारत का भूगोल की। तो भारत का भूगोल एवं जनसंख्या, ठीक है ना, तो भूगोल पे क्वेश्चन बने या ना बने, लेकिन जनसंख्या पे क्वेश्चन बन जाते हैं। रीज़न क्या है कि भारत की जनसंख्या अगर देखा जाए तो इस समय पूरे विश्व में हम सबसे आगे हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, कहीं न कहीं तो आगे हैं हम भारतीय। ये हो गया भारत का भूगोल और जनसंख्या। तो इसमें अब देखते हैं डीप में क्या पॉइंट्स हैं जो आपको पढ़ने होंगे। ठीक है,
तो आप इसमें देखेंगे भौतिक भूगोल आपको पढ़ना होगा, फिजिकल ज्योग्राफी। जब भौतिक भूगोल में पढ़ेंगे तो पहले हम स्टार्ट करेंगे हिमालय से, फिर पठार पे जाएंगे, फिर मैदान पे जाएंगे, फिर मरुस्थल पे जाएंगे, फिर उसके बाद पहुंचेंगे तटीय क्षेत्रों पे। मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि अब मेरी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। जब जितना भी आपको वीडियो मिलेगा टू द पॉइंट्स मिलेगा, अकॉर्डिंग टू टॉपिक मिलेगा, अकॉर्डिंग टू सिलेबस मिलेगा। आपको कहीं से कोई अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, चलिए ये तो हमने कौन सा भौतिक भूगोल पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे नदियाँ, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी। अब देखिए नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसकी सहायक नदियाँ कहाँ हैं, इनका उद्गम स्थान क्या है, इनके किनारे जो शहर बसे हुए हैं उनका व्यापारिक दृष्टिकोण क्या है। तो ऐसे बहुत सारे सेगमेंट होते हैं जिससे क्वेश्चन बनते हैं और एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे। गोदावरी के बाद कृष्णा भी है, उसको भी पढ़ना है। नेक्स्ट पेज पे हम चल रहे हैं। नर्मदा भी पढ़ना है। नर्मदा के बाद हम पहुंचते हैं क्लाइमेट पे, जलवायु पे। जलवायु में आप देखेंगे एक तो मानसून देखेंगे, फिर वर्षा देखेंगे और प्राकृतिक वनस्पति देखेंगे। ठीक है ना, ये 3 टॉपिक्स है। 3 टॉपिक्स आसानी से कवर होगा और बिल्कुल टू द पॉइंट्स कवर होगा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। ठीक, तो अभी तक जितने मेरे साथी वीडियो देख रहे हैं उस चैनल पे बने रहें, लास्ट तक पूरा सिलेबस कंप्लीट करें, पूरी बातचीत कंप्लीट करें। अगर कहीं से किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, कोई क्वेरी होती है तो चैनल के माध्यम से आप कमेंट करके आप बता सकते हैं कि कौन से पॉइंट्स पे आपको दिक्कत हो रही है, कौन सी वीडियो की आपको ज़रूरत है। तो आप कमेंट करके उसको आसानी से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो जनसंख्या में हम देखेंगे, पहले जनगणना देखेंगे, फिर जनसंख्या घनत्व के ऊपर हम चर्चा करेंगे। ठीक, ये आपके टॉपिक्स हैं जो आपके सिलेबस में मेंशन है, जिसको आपको पढ़ना है। फिर जैसे ही जनसंख्या घनत्व आपका कंप्लीट होगा हम पहुंचेंगे साक्षरता पे। किस पे पहुंचेंगे दोस्तों, साक्षरता पे। और उसके बाद करेंगे शहरीकरण। क्या करेंगे, शहरीकरण। चलिए ये तो हो गया आपका जनसंख्या। अब हम पहुंच रहे हैं यूनिट 3 पे। किस पे पहुंच रहे हैं, यूनिट 3 पे। तो अभी तक हमने देखिए भारत का इतिहास पढ़ लिया, भारत के भूगोल पढ़ लिया, भारत की अर्थव्यवस्था पढ़ लिया। अब हम पहुंच गए हैं साइंस की तरफ, जो हमारा यूनिट 3 है। इसमें सबसे पहले है सामान्य विज्ञान। तो जो सामान्य विज्ञान पूछे जाएंगे वह आपके क्लास 10th तक के, क्या है, क्लास 10 तक के पूछे ही जाएंगे। वो जो लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सामान्य विज्ञान में वही आता है। हाँ, कुछ पार्ट जैसे बायोलॉजी के हैं, इन्वायरमेंट्स के हैं, जो 12th की बायोलॉजी से लिए जाते हैं, वो भी मैं आपको एक वीडियो में बताऊंगा। सामान्य विज्ञान में पहले क्या पढ़ना है, भौतिक विज्ञान। क्या पढ़ना है, भौतिक विज्ञान। तो उसमें बल पढ़ेंगे, ऊर्जा पढ़ेंगे, प्रकाश पढ़ेंगे। तो ये अगर आप देखेंगे क्लास 8 का टॉपिक है। ठीक है, इसका है क्लास 8 का टॉपिक है। ध्वनि पढ़ेंगे, विद्युत पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ध्वनि और विद्युत। उसके बाद चलिए सामान्य विज्ञान, रसायन विज्ञान में, केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ेंगे। तो बिल्कुल नॉर्मल सा टॉपिक है क्लास 8 तक के जो सिलेबस में दिया गया है। हाँ, कुछ पॉइंट्स आपको 10 तक के मिल जाएंगे, जैसे अम्ल क्या है, क्षार क्या है, लवण क्या है, धातु और अधातु क्या होती है, और मिश्रण क्या होता है। सॉरी एक मिनट, हाँ ठीक। रसायन विज्ञान में जैसे अम्ल है, क्षार है, उसके बाद लवण है, धातु और अधातु है। ठीक है, उसके बाद मिश्रण है। तो ये पॉइंट्स हैं आपके केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान में। अब आते हैं हम जीव विज्ञान पे, किस पे, बायोलॉजी में। तो जो बायोलॉजी का टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, पढ़ने में मज़ा आता है। रीज़न ये होता है कि अगर मान लीजिए हम साइंस बैकग्राउंड के नहीं हैं तो भी पढ़ रहे हैं, हमको इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं। जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो उसके बारे में जैसे जैसे हमको नॉलेज होता है वैसे वैसे हम पढ़ते चले जाते हैं। ठीक, अब जीव विज्ञान क्या है, जीव, उसमें पहले पढ़ेंगे सेल्स, कोशिका, फिर मानव शरीर पढ़ेंगे, फिर पादप पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे, पशु पढ़ेंगे इनके बारे में। अब जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी क्या है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे जो भी है सिलेबस में आपके रखा गया है, एक एक टॉपिक पे एक एक वीडियो आएगी आसानी से। कुछ पॉइंट तो ऐसे हैं जो छोटे हैं जिनको 10-15 मिनट में भी कंप्लीट किया जा सकता है, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो चलिए अब आ जाइए मानव स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। किस पे आ जाइए, मानव स्वास्थ्य और स्वच्छता के ऊपर। अब मानव स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के ऊपर जब आप चर्चा करेंगे तो उसमें मिलेगा, पहले आपको विटामिन मिलेगा। क्या मिलेगा, विटामिन।
एक बार आप बैठे हैं, इतनी देर से क्लासेस आप अटेंड कर रहे हैं, तो अगर आपको प्यास लगी है तो पानी पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं, बट चैनल को लीव नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, एंड तक आपको बने रहना है, ठीक है। तो जितने लास्ट तक आप चलेंगे लगभग सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। बाद में कमेंट करके आप बताएंगे कि क्या ये वीडियो आपको अच्छी लगी या नहीं लगी है, या इसमें और कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिनके बारे में आपको क्लियरिटी नहीं मिली है। चलिए, तो मानव स्वास्थ्य एवं स्वच्छता में आप देखेंगे क्या क्या आपको पढ़ेंगे। 1 मिनट ऊपर करते हैं एक बार, हाँ ठीक। विटामिन, खनिज लवण, हार्मोन्स पढ़ेंगे, एंजाइम्स पढ़ेंगे, संक्रामक रोग पढ़ेंगे, टीकाकरण पढ़ेंगे, पोषण पढ़ेंगे और संतुलित आहार पढ़ेंगे। ये है आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। जब आप देखेंगे इसको, आप पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा इन्जॉयमेंट फील होगा, ठीक है ना। एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे, जो आपके संक्रामक रोग होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, टीकाकरण कब है, कैसे है, किसके लिए उपयोगी हो, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा आपको फील होगा कि हम बेटर कंडीशन में हैं, आपको मज़ा भी आएगा। चलिए, संतुलित आहार, फिर आयुष्मान भारत क्या है आयुष्मान भारत क्या है, और स्वच्छ भारत मिशन क्या है, स्वच्छ भारत मिशन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि स्वच्छ भारत मिशन जो बनाया गया है उसका लोगो क्या है, आप कमेंट करके बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि स्वच्छ भारत अभियान का लोगो क्या है, या मिशन का लोगो क्या है, या उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएंगे। चलिए, सूचना संचार एवं प्रौद्योगिकी, सूचना संचार एवं प्रौद्योगिकी, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। धीरे धीरे हम वहाँ तक पहुँच रहे हैं अपने सिलेबस के नज़दीक कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें रखी गई हैं, ठीक है। थोड़ा सा, हाँ चलिए, अब ICT को हम कवर कर लेते हैं, उसके बाद ही कुछ करेंगे। ICT बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इंटरेस्टिंग होता है, ठीक है, क्योंकि हमको टेक्नोलॉजी के बारे में जानने में बड़ी दिलचस्पी होती है। तो जैसे हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, OS क्या है, OS दैट मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम, और इंटरनेट क्या है। तो कंप्यूटर में आपको यही सब सारी चीज़ें पढ़नी हैं। चलिए, अगला हम टॉपिक देखते हैं, ईमेल, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सुरक्षा, कंप्यूटर शब्दावली, ठीक है। इन सब सारे पॉइंट्स पे आप क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो यहाँ जो कंप्यूटर शब्दावली आपको पढ़ना है, तो वो कंप्यूटर शब्दावली कौन कौन सी है हम देख लेते हैं। जैसे क्या है, ज़्यादातर चांसेस होता है कि इनका पूरा नाम पूछ लिया जाता है। जैसे CPU हो गया, RAM हो गया, ROM हो गया, USB हो गया, URL हो गया, HTTP हो गया, www हो गया। तो इनके ज़्यादातर नाम पूछ लिए जाते हैं। अब प्रेजेंट टाइम में थोड़ा सा न्यू अपडेट जोड़ा गया है, AI को जोड़ा गया है, IoT को जोड़ा गया है, ठीक है। तो ये हो गए कंप्यूटर के आपके शब्दावली। तो ICT के वो क्या है, इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे आप करेंगे, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आएगी तो सबसे पहले होगा स्मार्ट क्लास। क्या होगा, स्मार्ट क्लास। ई लर्निंग क्या है, ठीक है ना। ये बहुत ही हाईली डिमांडेड टॉपिक्स हैं, इनके बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो नए टॉपिक्स होते हैं, जो न्यू टेक्नोलॉजी होती है, उस पर क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। जैसे अभी आप बैठ के हमारे वीडियो देख रहे हैं, हमारी बातें सुन रहे हैं, तो ये स्मार्ट टेक्निक का एक हिस्सा है, ये टेक्नोलॉजी का हिस्सा है कि जिसके माध्यम से आप दूर हैं, बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं वो मायने नहीं करता है, बट आप हमारी क्लास से जुड़े हुए हैं। तो साथियों, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि लास्ट तक बने रहिए, बिल्कुल टू द पॉइंट्स आपको जानकारी मिल रही है। उम्मीद करते हैं आपको मज़ा भी आ रहा होगा, एक एक पॉइंट्स आपका क्लियर हो रहा है और आसानी से सिलेबस को लिख भी पा रहे हैं। चलिए, अब डिजिटल लाइब्रेरी, तो आजकल लाइब्रेरी का देख रहे हैं ट्रेंड चल रहा है, क्रेज चल रहा है। हर मार्केट में, हर चौराहे पे, गली में आप देखेंगे डिजिटल लाइब्रेरी को ओपन किया गया है, ठीक है। ऑनलाइन परीक्षा, दीक्षा पोर्टल, स्वयं, PM विद्या। तो यहाँ जितने पॉइंट्स हैं उतनी वीडियो आएगी, वो भी टू द पॉइंट्स आएगी, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग आएगी। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, तो आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, एक ट्रस्ट बनाइए, विश्वास बनाइए, कहीं से आपको कोई प्रॉब्लम होने नहीं देंगे। शैक्षिक प्रौद्योगिकी, उसके बाद क्या है, शैक्षिक प्रौद्योगिकी। अब इसमें क्या क्या है, जैसे LMS है, क्या है, LMS है, ब्लेंडेड लर्निंग है, फ्लिप्ड क्लासरूम है, डिजिटल कंटेंट है, AI आधारित शिक्षा है, और वर्चुअल लैब है, स्मार्ट बोर्ड है।
ये आपके क्या हैं, एक टूल्स हैं जिनका हम एजुकेशन में क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब कुछ टॉपिक्स यहाँ रखे गए हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर पूरे सिलेबस को आप नहीं कवर कर पा रहे हैं, किसी कारण से आपके पास टाइम कम होता है, आप हो सकता है नौकरी पेशे वाले हों, कहीं जॉब में लगे हों, कहीं स्कूल में पढ़ा रहे हैं, या फुल टाइमर आप नहीं हैं, तो ऐसी कंडीशन में ज़रूरी हो जाता है कि कुछ पॉइंट्स आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट्स हैं, उनको भी अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा आसानी से। जैसे क्या क्या है इसमें देखें, भारतीय संविधान, आधुनिक भारत का इतिहास। अब देखिए आधुनिक भारत का इतिहास है कि इसमें मध्यकालीन और प्राचीन भारत को छोड़ दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट्स है। भारत का भूगोल आप देखेंगे, भारत का भूगोल देखेंगे साथियों, तो भारत के भूगोल में भी इम्पॉर्टेंट्स है, क्योंकि अगर हम भारत में हैं तो भारत के बारे में जानना हमारी एक जिम्मेदारी है। उसके बाद विज्ञान, विज्ञान में खासकर मानव शरीर एवं पर्यावरण के बारे में। जब कंप्यूटर पे आएंगे तो उसमें ICT के बारे में। समसामयिकी पिछले 10 से 12 माह का आप पढ़ लीजिए, आपके लिए इनफ है, ठीक है। उसके लिए तमाम सारे क्या कहते हैं, मैगजीन्स हैं मार्केट में अवेलेबल हैं, आप वहाँ से भी कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप कंटिन्यू डे टू डे पर डे अगर आप GK उसको करंट अफेयर को कंप्लीट कर रहे हैं तो भी बेहतर है, ठीक। उसके बाद देखेंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में। फिर खेल एवं पुरस्कार के बारे में, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। और लास्ट में जो टॉपिक है, 10वां जो टॉपिक है वो किससे है, शिक्षा से रिलेटेड है। तो शिक्षा से संबंधित सरकारी योजनाएं जितने भी हैं उन पे आपको विशेष फोकस करना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, क्लास आपने पूरा कंप्लीट किया होगा, तो डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक से, एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, पूरा सिलेबस के साथ मिलेंगे, ठीक है। चलिए, तो क्लास हमारी आज की यहीं समाप्त होती है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तो धन्यवाद साथियों आपका साथ देने के लिए, वीडियो को पूरा कंप्लीट देखने के लिए। मिलते हैं अगली नई वीडियो में। धन्यवाद, शुभ रात्रि।